Welcome to the lecture series of Work Energy and Power. We are at lecture 7. In the last lecture, we studied about potential energy by a spring, kinetic energy by a spring, and we saw the variation of this energy at extreme point and its equilibrium point. तो let's start it. जैसा कि हमने पिछले क्लास में देखा था कि जो स्प्रिंग की काइनेटिक एनर्जी होती है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स पे सबसे मैक्सिमम होती है और एक्सट्रीम पॉइंट्स पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है। तो मैं आपको एक फिगर बनाता हूं ताकि हमारा पिछला जो कॉन्सेप्ट है वो रिकॉल हो, फिर हम लोग आगे बढ़ा जाएगा। ठीक है, ये मैंने 3 पिक्चर्स बनाने जा रहा हूं यहाँ पर। पहला मैं यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशंस का बनाता हूँ। सेकेंड, एक्सपेंड करने पर क्या होगा। थर्ड, कंप्रेस करने पर क्या होगा। ये हमारा इक्विलिब्रियम लाइन है, जो इक्विलिब्रियम लाइन नहीं, ऐसा लाइन जो इस पॉइंट से पास कर रहा है। और मैं एक्सट्रीम पॉइंट्स को भी ऐसे लाइन से दिखा देता हूँ ताकि हम लोग समझ पाए कि क्या ये शो कर रहा है। अब मैं यहाँ पर ग्रीन कलर यूज कर रहा हूँ। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये हमारा एक्सट्रीम पॉइंट। ओके, अब हम लोग यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में लिखते हैं। तो हमें पता है कि इक्विलिब्रियम पोजीशंस पे इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, और एक्सट्रीम पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 0। वैसे भी यहाँ पे लिखा जाएगा काइनेटिक एनर्जी एट एक्सट्रीम पॉइंट 0। अब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। तो क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पॉइंट्स पर। एक्सट्रीम पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है मैक्सिमम, और इक्विलिब्रियम पॉइंट पे स्प्रिंग के केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मिनिमम। मिनिमम मतलब 0। क्लियर। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग एक क्वेश्चंस लगाते हैं। तो मैं आपके सामने क्वेश्चंस लिखता हूं यहाँ पर। तो एग्जांपल क्या है हमारा एग्जांपल। सपोज दैट अ कार ऑफ मास 1000 kg moving with speed 18 km/h on a smooth road and colliding with a horizontally mounted spring of spring constant 6.25 into 10 to the power 3 न्यूटन पर मीटर। ये हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर। देन व्हाट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चंस को समझते हैं कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हमें बोल रहा है कि अ कार ऑफ मास 1000 kg मूविंग विथ स्पीड 18 km/h on a smooth road and colliding with a horizontally mounted spring of a spring constant 6.25 in 10 to the power 3 Newton per meter, then what is the maximum compression of this? तो सबसे पहले मैं आपके सामने पिक्टोरियल व्यूज क्वेश्चंस का रख रहा हूं ताकि हमें क्वेश्चंस समझ में अच्छे से आए। तो ये हमारा सरफेस ग्राउंड हो गया, एक कार इस पे कंसीडर करेंगे, और यहाँ पे मैं एक स्प्रिंग बना देता हूँ। मैं ये फिगर नेक्स्ट स्लाइड पे बनाता हूँ क्योंकि हमें वहां पे 2 फिगर की जरूरत पड़ेगी। पहला बिफोर कोलिजन या कोलाइडिंग। बिफोर कोलिजन का क्यों कंसीडर कर रहे हैं हम लोग कि कोलिजन से पहले कैसा दिख रहा था और कोलिजन के बाद कैसा दिखेगा। तो एक हमारा बिफोर कोलिजन होगा और एक होगा आफ्टर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन तो मैं ये हमारा ग्राउंड हो गया, और नीचे भी ऐसे बना लेते हैं लाइन जो कि ग्राउंड को रिप्रेजेंट करेगा ये। और ये हमारा यहाँ पर स्प्रिंग है, ये नॉर्मली है, ठीक है। और यहाँ पर अभी हम लोग फिगर बनाने के बाद तब उसको लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जो इंफॉर्मेशन दी हुई, अ कार ऑफ मास 1000 kg, यानी मास ऑफ द कार इज गिवन। क्या क्या गिवन है वो नोट कर लेते हैं। मास ऑफ कार, जिसको मैं m से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, वो कितना है, 1000 kg। ओके, मूविंग विथ वेलोसिटी 18 km/h,
और वेलोसिटी क्या दी हुई है, वेलोसिटी ऑफ कार v इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर। अब हम लोग यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन करें, तो हमें इसे मीटर पर सेकेंड में बदलना है, तो कैसे इसको चेंज किया जाएगा, हम लोग क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों हमने इसको मीटर पर सेकेंड में बदला, क्योंकि हमें कुछ एनर्जी से, क्योंकि हमने स्प्रिंग में देखा था कि स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी आ रही थी, ये सब कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, तो वहां से ये हमें इंट्यूशन आ रही है कि कुछ एनर्जी से डील करनी पड़ेगी। अब एनर्जी से डील करेंगे तो हाफ एम वी स्क्वायर, मान लो अगर काइनेटिक एनर्जी ही देखा जाए तो क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, और यहाँ पे मास जो दिया है वो केजी में है और वेलोसिटी क्या है, मीटर पर सेकेंड में है। तो तो तब जाके हम लोग उसका यूनिट जूल लिख सकते हैं, लेकिन अगर किलोमीटर पर आवर में रहेगा तो ये हम लोग नहीं लिख सकते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे यूनिट कन्वर्ट किया, तो क्या आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। और अगला स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है, तो इसको भी मैं लिख लेता हूँ। स्प्रिंग कांस्टेंट K इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर, इसको K से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने। अब ये तीन चीजें हमें दिया हुआ है क्वेश्चंस में। अब देखो कोलिजन से पहले क्या हो रहा हो, कोलिजन से पहले ये स्प्रिंग है और यहाँ पर एक जो कार है वो चलती हुई आ रही होगी, ठीक है, ये कुछ लोग बैठे हुए हैं आनंद से चल रहे हैं, तो ये कार चलते हुए इसके सामने आ रही है, इसकी मास कितना है, इसका m दिया हुआ है 1000 kg, और वेलोसिटी दी हुई है, कितनी वेलोसिटी दी हुई है, मीटर पर सेकेंड में हमने चेंज किया तो कितना आया 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये कोलिजन से पहले की स्थिति थी, मतलब कोलाइड करने से पहले क्या क्या सिचुएशन था उसको हमने देखा, तो ऐसा था। अब सपोज इट जैसे ही ये कार, मैं दूसरे कलर से बना रहा हूं, जैसे ही कार इस पॉइंट पे आएगी यहाँ पर, तो ये कुछ ऐसा होगा क्या, ये अपना कार होगा और ये यहाँ पे ऐसे स्ट्राइक होगी, जस्ट यहाँ पे टच होगा, ऐसे समझ सकते हैं ये। तो चलिए उसी फिगर को बनाते हैं। जैसे ये कार आगे बढ़ती जा रही है, सपोज दैट ये यहाँ पे फिर यहाँ पे ऐसे आया, तो ये क्या होगा, स्प्रिंग को ऐसे कंप्रेस करेगा, दबाएगा, और स्प्रिंग कितना कब तक कंप्रेस होगी, वो मैक्सिमम एक्सटेंट एक्सट्रीम पॉइंट तक ही वो कंप्रेस हो सकती है। तो यानी ये मैं यहाँ पे फिगर बना रहा हूँ फिर से, तो मैं फिर से येलो कलर यूज कर लेता हूँ। तो ये कुछ कंप्रेस होके ये ऐसे हो गई, और यहाँ पे ये कार होगा, तो कार को मैं रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये मैं थोड़ा सही से अच्छा सा पिक्चर बना दे रहा हूँ। पिक्टोरियल व्यू में आपके सामने इसलिए रखता हूँ ताकि आप चीजों को विजुलाइज कर सको, ठीक है। तो ये हमारे पास ये कार यहाँ पे आई और जस्ट इसको मैक्सिमम कंप्रेस कर दिया, यानी पहले ये यहाँ पर था, अगर इसका जब इक्विलिब्रियम पोजीशन ये कहाँ पे थी, ये हमारा ये था इक्विलिब्रियम पोजीशन, और जब कंप्रेस होने के बाद ये कहाँ पे आया, ये यहाँ पे आ गया। ये थोड़ी लाइन मैंने गलत ड्रा कर दिया, इसको सही करता हूँ मैं। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन था, इक्विलिब्रियम मतलब जब कोई भी इसके साथ, मतलब नॉर्मल जब था, शुरुआत में स्प्रिंग कैसे थी, जिस पोजीशन पे मौजूद थी उसे इक्विलिब्रियम बोले, और जब कंप्रेस हुई तो अपने एक्सट्रीम पॉइंट तक पहुंचाई। क्लियर है। अब ये हमें ये पता करना है कि ये कंप्रेशन कितना हुआ, यानी ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना। तो अब एक चीज हमें ये पता है कि स्प्रिंग की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, यहाँ पे मैक्सिमम होती है, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम होती है। तो जब ये कंप्रेस हुआ होगा तो यहाँ पे जितनी भी इसकी एनर्जी हुई इसके अंदर होगी, वो किस में ट्रांसफॉर्म हो गई होगी, स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गई होगी। और ये एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कैसे हुई, इस वेलोसिटी से, जो ये व्हीकल आ रही है, तो जिस एनर्जी से ये स्ट्राइक हुई होगी यहाँ इस पॉइंट पे, वो सारी एनर्जी इसके अंदर चली गई होगी, और ये किस एनर्जी के साथ इस पॉइंट पे स्ट्राइक हुई होगी, जहां पे ये पॉइंट जो दिख रहा है ना, ये जो सर्कुलर में बना, जितनी इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो कुछ आपको इंट्यूशन आ रहा है क्या कि हमें इस व्हीकल की काइनेटिक एनर्जी को निकालकर इस व्हीकल का काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे, और जो ये काइनेटिक एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी ही इस स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा। यानी इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो स्प्रिंग के अंदर एक्सट्रीम पॉइंट पे जब ये पहुंचेगी उस पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगी। तो चलिए हम लोग फाइंड करते हैं, सॉल्यूशंस के पार्ट से आपको और अच्छे से समझ में आएगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द व्हीकल या फिर कार, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम की वैल्यू 1000 और v स्क्वायर, v की वैल्यू क्या दी हुई है 5 का स्क्वायर, तो इसे हम लोग लिखेंगे हाफ 1000 इंटू 5 इंटू 5। तो काइनेटिक एनर्जी कार की आ गई जो, ये तो हमने फाइंड। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो इस स्प्रिंग को उतनी
ये काइनेटिक एनर्जी सारी ये ट्रांसफॉर्म करेगा। अब ये जो सारी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगी। तो अब ये पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में जब स्टोर हो रही है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, स्टीम पॉइंट पे जब ये पहुंच गया, क्योंकि ये देखो जैसे ये व्हीकल है तो ये चलते गया चलते गया चलते गया, जब तक ये रुकेगा नहीं तब तक ये इसके अंदर एनर्जी ट्रांसफॉर्म कर। तो जैसे ये एक्सट्रीम पॉइंट पहुंचा तो ये व्हीकल क्या, यानी इसने सारी भी काइनेटिक एनर्जी इस स्प्रिंग को दे दिया। अब ये स्प्रिंग जो उस एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में रखा हुआ है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग एट एक्सट्रीम पॉइंट। तो इसका हमें फार्मूला पता है, एक्सट्रीम पॉइंट इज इक्वल, पहले ये लिख लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग एट एक्सट्रीम पॉइंट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार। ये समझ में आया? क्योंकि जितनी ये काइनेटिक एनर्जी कार की होगी वो सब ये स्प्रिंग के अंदर ट्रांसफॉर्म करेगा, और ये स्प्रिंग जो है इस एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में रखेगी। और ये कब तक ट्रांसफॉर्म कर रहा है, जब तक कि ये एक्सट्रीम पॉइंट पे नहीं पहुंच जा रहा है। तो जैसे ये एक्सट्रीम पॉइंट पे पहुंचेगा तो यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ के एक्सएम स्प्रिंग के बारे में देख रहे थे, और इसकी जो वैल्यू है वो है वो 1.25 into 10 to power 4 जूल, जो कि काइनेटिक एनर्जी अपनी कार है। हम लोग देखते हैं के की वैल्यू यहाँ पर क्या दी हुई है, के की वैल्यू है 6.25 into 10 to 3, तो उसके बाद एक्सएम स्क्वायर इज इक्वल टू 1.25 into 10 to power 4, 1.25 into 10 to the power 4। अब ये सिंप्लीफाई करने पे क्या आता है देखते हैं इसको, एक्सएम स्क्वायर इज इक्वल टू 1.25 into 2 into 10 to the power 4 अपॉन 6.25 into 10 to the power 3। तो इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स जाएगा, ये आप इजीली चेक कर सकते हो। अब इसको कट करेंगे तो ये 10 आएगी, फिर इसको सिंप्लीफाई करने पर बेसिकली हम लोग मैथ का कैलकुलेशन लगा रहे हैं। तो एक्सएम स्क्वायर आ गया हमारे पास 2 into 2, यानी एक्सएम की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, अंडर 2 करेंगे तो 4 और ये अंडर रूट 4 की वैल्यू होती है 2, नेगेटिव नहीं लेंगे क्योंकि इतना मीटर कंप्रेस होगा। ये जो स्प्रिंग है इसके अंदर कितना कम, यही पूछ रहा था कि इस स्प्रिंग के अंदर मैक्सिमम कंप्रेशन कितनी होगी। तो मैक्सिमम कंप्रेशन कितनी हो रही है, 2 मीटर। क्लियर है? तो मैं आपको फिर से ये क्वेश्चंस को समझाता हूँ कि इस क्वेश्चंस में हमने क्या किया। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ कार ऑफ मास 1000 kg मूविंग विथ स्पीड 18 km/h ऑन ए स्मूथ रोड एंड कोलाइडिंग विथ अ हॉरिजॉन्टल माउंटेड spring of spring constant 6.25 into 10 to the power 3 Newton per meter. What is the maximum compression of this? क्वेश्चन में हमें ये बोल रहा है कि मैक्सिमम कंप्रेशन क्या हो। तो सबसे पहले हमने पिक्टोरियल व्यू देखा, इसी को पहले समझते हैं। क्या है कि ये जो व्हीकल है स्प्रिंग पे आके यहाँ पे एक्सीडेंट जैसे ही टकराया तो इसमें क्या होगा, कंप्रेशन स्टार्ट हो गया। तो ये मैक्सिमम कंप्रेस हुआ जितना, यही हमें लेंथ फाइंड करनी कि मैक्सिमम कंप्रेशन कितना हो। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट फिजिक्स का यूज हुआ है, बस ये हमें ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी अपने एक्सट्रीम पॉइंट तक पहुंचने के लिए, वो इस व्हीकल के द्वारा जितनी काइनेटिक एनर्जी इसके पास थी वो सारी काइनेटिक एनर्जी क्या करेगा, ट्रांसफॉर्म कर देगा स्प्रिंग के अंदर, जो कि स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो। उसी कॉन्सेप्ट को हमने लगाया है यहाँ पर। तो इसलिए हमने सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी व्हीकल्स की फाइंड की, जो कार है हमारा यहाँ पे, और ये इस स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर है। फिर हमने इस इक्वेशन को इक्वेट किया तो फिर हमें एक्सएम की वैल्यू मिली। क्लियर है? अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है जैसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर है। तो हमने पिछले जितने भी टॉपिक्स थे जहां पे पिछले टॉपिक्स में जहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन को हमने डील किया था, वहां पे हमने बस 2 एनर्जी को कंसिडर किया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पिछले केसेस में हमने 2 केसेस को कंसीडर किया था, एक तो हमने पोटेंशियल एनर्जी को देखा था और एक काइनेटिक एनर्जी को देखा था, और हमने किसी भी एनर्जी के बारे में बात नहीं की थी, और एक कंडीशन भी लगाया था कि जब फोर्स हमारा क्या है, कंजर्वेटिव नेचर।
तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और एक स्पेशल टर्म आ गया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व, मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी। लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, इससे थोड़ा सा बोला जाए तो इन दोनों के अलावा और जितनी भी एनर्जी, जैसे हीट एनर्जी हो गया जो प्रैक्टिकल लाइफ में हमको देखने को मिलती है कि हमारा हीट एनर्जी कितना है, फिर उसके बाद केमिकल एनर्जी कितनी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी है, लाइट एनर्जी कितनी है, सारी एनर्जी को कंसीडर करें। तो चलिए सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट समझते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है। तो इसका स्टेटमेंट ये है, एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, यानी किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो एनर्जी है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। चलिए उस चीज को हम लोग लिखते हैं। और दूसरे वर्ड में आपने कई जगह ये भी देखा होगा कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ये भी होती है, इसको भी बोल सकते हैं हम लोग। तो एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, दैट इज एनर्जी ऑफ an isolated system remains constant या remains conserved। अब इसका मतलब क्या है, समझते हैं इसको। एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब कि अगर हमारे पास कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, जैसे कि मान लेते हैं कि अगर इस यूनिवर्स की बात की जाए, तो अगर इस यूनिवर्स में कोई एनर्जी का लॉस हुआ तो कहीं पे इसी यूनिवर्स में कहीं पे एनर्जी का गेन भी हुआ होगा। यानी अगर एक तरफ से एनर्जी का लॉस है तो कहीं ना कहीं उस सिस्टम की अगर बात किया जाए तो कहीं ना कहीं गेन हुआ होगा। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजा आता है इसका। प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन जो है बहुत सारे हैं, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन का एनर्जी का ही यूज अगर आप देखो तो वहां से आपको थोड़ा समझ में आएगा चीजें, कैसे हीट एनर्जी इन्वॉल्व होती है, एनर्जी बैलेंस करते हैं उस केस में। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा हर एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियर एनर्जी के टर्म में भी थोड़ी बातें करेंगे कैसे वहां पे ये रोल प्ले करता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हीट एनर्जी के बारे में, ठीक है। कैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में जैसे हमने पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के बारे में डील किया था, तो यहाँ पे कुछ और एनर्जीज को इन्वॉल्व करके हम लोग देखते हैं। तो पहला मैं हीट एनर्जी को अगर कंसिडर करूं, तो अगर एक ब्लॉक है, ठीक है, अगर हम लोग एक ब्लॉक को कंसिडर करें और ये हमारा जो सरफेस है वो रफ सरफेस है, ये ब्लॉक बहुत छोटा हो गया, और ये जो सरफेस है ये क्या है, रफ सरफेस है, ठीक है। लिख देता हूं मैं यहाँ पे रफ सरफेस मतलब फ्रिक्शन प्ले करेगा रोल यहाँ पर। अब इस ब्लॉक को मूव कराकर यहाँ पर लाया गया, ये मैं डैश लाइन से शो कर दे रहा हूँ। अब ये जैसे इसको मूव कराया गया तो फ्रिक्शन क्या करेगी, इसको अपोज करेगी। तो यहां से यहां तक अगर ये रेस्ट में था, फिर फाइनल यहाँ पे पहुंचा, या फिर फाइनल ये सॉरी मान लेते हैं इसको कुछ वेलोसिटी दिया गया, तो इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं v था, फिर ये यहाँ पे जाके रुक गया। तो अब यहाँ पे जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा वो किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, हमेशा इसको अपोज करता है ये मोशंस को, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। और डिस्टेंस कितना कवर किया, यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं ये x डिस्टेंस कवर किया, क्लियर। अब देखो जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट आगे बढ़ रही थी तो फ्रिक्शन इसको अपोज कर रहा था, तो यहाँ पे जाके ये रुक गया। अब ये जितनी ये वर्क किया होगा, जितना ये फ्रिक्शन की वजह से वर्क आया होगा, वो किस फॉर्म में इसके अंदर स्टोर हुआ, कैसे इसके अंदर ट्रांसफर हुई। तो क्या होता है, जैसे आप देखते होगे कि आप कोई ब्लॉक को धक्का दे रहे हो तो क्या होता है, बहुत ज्यादा अगर प्रेस कर रहे हो तो नीचे अगर उसका निचला जो हिस्सा है उसको अगर टच करो तो थोड़ा गर्म हो जाता है। अगर वैसे नहीं तो आप ऐसे देखते हो कि आप ठंड के समय में आपका हाथ जब बहुत ठंड होता है तो आप क्या करते हो, अपने हाथ को रब करते हो ऐसे, फिर उसके बाद रब करने के बाद आप देखते हो कि थोड़ी सी गर्माहट आ जाती है। तो क्या होता है, अगर थोड़ा सा मॉलिक्यूलर लेवल पे जाकर देखा जाए तो उसके मॉलिक्यूल जो हाथ के होते हैं वो क्या होते हैं, एक्साइट होते हैं। तो उसके अंदर का जो मैकेनिज्म है वहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ही रोल प्ले होता है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें होती है, तो यहाँ पर हम लोग इस चीज को देख सकते हैं। तो अब अगर हम लोग थोड़ा सा चलिए चेंज वर्क एनर्जी थ्योरम्स को अगर अप्लाई किया जाए तो क्या हमें यहाँ से मिलेगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो 0 थी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ mv²। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाय वर्क एनर्जी थ्योरम। ये बस आपको इम्प्लीमेंटेशन है ताकि चीजें आपको सब रिलेटेड लगे। अब ये हाफ mv² ये किसके इक्वल है, ये वर्क डन की इक्वल होता है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। तो वर्क डन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बस फ्रिक्शन फोर्स ही आ रही है, और फ्रिक्शन फोर्स जो है उसको कितना, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से कितना वर्क हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स तो लग रही है इस डायरेक्शन में, और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इस डायरेक्शन में। तो ये तो अपोजिट डायरेक्शन है, तो अपोजिट डायरेक्शन आता है तो क्या होता है 180 डिग्री का एंगल, जिसकी वजह से माइनस साइन आता है।
फिर इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो -12 mv² इज इक्वल टू -Fs एफ एस, यहाँ पे मैं यस लिख देता हूँ, फ्रिक्शनल फोर्स इनटू ये। क्लियर? अब ये माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन मिलेगा। तो आपके पास अगर कोई भी एग्जांपल हो तो सबसे पहले आप उसको विजुलाइज कीजिए। ये मैंने आपके सामने इसलिए रखा ताकि आपको चीजें रिलेटेबल लग सके। तो अगर आपके पास कोई भी एग्जांपल आता है तो पहले सोचिए कि इस क्वेश्चंस में क्या क्या चीजें पूछ रहा है, हमें क्या पता है, अभी तक हमने क्या पढ़ा उन चीजों में। फिर उस चीज को देखिए कि अब मेरे पास क्या क्या गिवन क्या क्या है, हमें टारगेट हमारा क्या क्या है और मेरे पास क्या नॉलेज है। अब उस नॉलेज से रिलेट करिए, फिर अपने क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई करिए, तो आपको चीजें थोड़ी सी क्लियर होंगी। ठीक है? तो ये हमने हीट एनर्जी में देखा कि कैसे एनर्जी का जो रोल प्ले होता है। अगर आप केमिकल एनर्जी की अगर बात किया जाए तो जैसे आपने एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का एग्जांपल देखा होगा। तो सेकंड हम लोग लिखते हैं केमिकल एनर्जी। आपने जूनियर क्लास में एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के बारे में पढ़ा होगा। एक्सोथर्मिक क्या होता है? जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। एंडोथर्मिक जिसमें एनर्जी दी जाती है। तो अगर मैं एक्सोथर्मिक का एग्जांपल लेता हूँ, मैं कलर यहाँ चेंज करता हूँ। अगर आप एक्सोथर्मिक का देखो तो क्या लिखते हैं हम लोग? A+B, अगर A रिएक्टेंट है और B रिएक्टेंट है, दोनों रिएक्ट करके C+D प्रोडक्ट दे रहे हैं, और इस केस में क्या होता है? कुछ एनर्जी इन्वॉल्व होती है, बाहर की तरफ निकलती है। ठीक है? वो किस भी फॉर्म में निकल सकती है, हीट हो सकता है, जो भी हो, लाइट हो सकती है। अब देखो यहाँ पर बेसिकली हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, ये एनर्जी क्यों निकल रही है? क्योंकि यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का रोल प्ले हो जाता है। जैसे इस केस में क्या होती है कि जो हमारे पास रिएक्टेंट की एनर्जी जो है वो प्रोडक्ट की एनर्जी से ज्यादा होती है। उस चीज को बैलेंस करने के लिए ये क्या करता है? एनर्जी को रिलीज करता है। जैसे कि यहाँ पे जो रिएक्टेंट की एनर्जी होती है वो प्रोडक्ट की एनर्जी से ज्यादा होती है। अब इसके पास जितनी एनर्जी ये कन्वर्ट होकर उतना आ गया तो बात बचा हुआ एनर्जी क्या होता है? या तो हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, या वेरियस जो भी इसके फॉर्म है, वो रिएक्शन पे डिपेंड करती है, उसके फॉर्म में ये रिलीज करती है। तो यहाँ पे किसका रोल प्ले हो गया? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का रोल प्ले हुआ कि नहीं हुआ? अगर हम लोग एंडोथर्मिक की बात करें, एंडोथर्मिक की अगर बात किया जाए तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? बेसिकली आपने ऐसे देखा होगा रिएक्शन A+B, फिर हमें इस साइड कुछ एनर्जी देनी पड़ती है, या तो हीट करो, या तो टेम्परेचर दो, या फिर सनलाइट में रखो, जो भी इसका रिक्वायरमेंट है उस पार्टिकुलर रिएक्शन का। तो आप क्या करते हो? कुछ हीट देते हो इसमें, या जो भी एनर्जी प्रोवाइड करते हो। इस केस में क्या होता है कि ये प्रोडक्ट जो देता है C+D, उसकी एनर्जी ज्यादा रहती है। पहले केस में रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा रहती है, और सेकेंड केस में जब एंडोथर्मिक रहता है तो प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा रहती है और रिएक्टेंट की कम होती है। लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है? एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। एनर्जी को हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। तो इस केस में इसको बैलेंस करने के लिए A+B प्लस एनर्जी टर्म और C+D है। और ऐसे ही आप जिस भी सेक्टर में देखना चाहो, आपको वहां पर ऐसे एग्जांपल्स मिलेंगे कि हाँ, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड हो रहा है, ये कहीं फेल नहीं होता। ये समझो ऐसे कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ऐसा समझो। ठीक है? अब मैं एक थर्ड एग्जांपल लेता हूँ न्यूक्लियर एनर्जी की। तो इसको मैं बस पूरा डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि आपका एक चैप्टर भी है 12th क्लास में, आप देखोगे इसमें। बस मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ न्यूक्लियर एनर्जी। इसमें क्या होता है कि हम लोग सब अभी तक का ये सबसे खतरनाक बम मैन के द्वारा मेड है, ये ह्यूमन के द्वारा बना हुआ सबसे खतरनाक बम है। इसको इस्तेमाल करना बोला जाता है कि मतलब मानव जाति के लिए क्या है, ये हानिकारक है। तो इसका इस्तेमाल ना ही कोई करे, कोई भी देश, तो सबके लिए ये भला अच्छा होगा ये। तो अगर हम लोग यूरेनियम को कंसिडर करते हैं जिसका मास है 235, एटॉमिक नंबर है 92, तो ये क्या होता है न्यूक्लियर एनर्जी में? तो ये छोटे छोटे मासेस में स्प्लिट हो जाती है। जैसे ये छोटा, ये छोटा, ये छोटा, ऐसे अलग अलग हीलियम्स के फॉर्म में, हाइड्रोजन्स के फॉर्म में ऐसे टूटते जाता है, और ऐसे बहुत सारे फॉर्म्स में रिपीटेडली टूटता रहता है। तो इस केस में क्या होती है कि इसकी एनर्जी क्या होती है? यहाँ पर एनर्जी तो ज्यादा थी और फाइनल जो एनर्जी होती है वो कम हो जाती है। तो इसको बैलेंस करने के लिए बहुत ज्यादा हीट, लाइट, इसके फॉर्म में एनर्जी बाहर निकलती है, जिससे विस्फोट होती है। अब इस केस में क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है, तो जो एनर्जी रिलीज होती है वही विस्फोट करते हैं। अगर ये एक्सेस अमाउंट, बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में होती है तो वही ब्लास्ट, विस्फोट ऐसे करते हैं। तो ज्यादा डीप में नहीं जाना है, बस आपको यहाँ से इंट्यूशन लेना है कि कैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वर्क करता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। तो आपको बेसिकली इसमें क्या ध्यान रखना है, अगर हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से,
तो हमें दो चीजें याद रखनी है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का कभी भी एनर्जी लॉस नहीं होता है, वो हमेशा उसकी एनर्जी कंजर्व रहती है, या तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकती है लेकिन कभी भी वो खत्म नहीं होगी। इसीलिए एक लाइन बोला जाता है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। मास के लिए भी सेम है, क्योंकि मास एनर्जी के लिए एक रिलेशन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस ऑफ मास एनर्जी या मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। तो वहां पे भी आप देखेंगे कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या देखा कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, एनर्जी को क्रिएट भी नहीं किया जा सकता है और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। क्लियर? तो इसमें आपको ये बताना था। और बाकी हमने जो पिछले लेक्चर्स में देखा था, पिछले जो भी लेक्चर्स थे 5 या 6, उसमें हमने जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जीज के बारे में देखा था, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, तो वो आप अच्छे से पढ़िएगा। और आप ये भी आपको देखना है, क्योंकि आप जैसे अगले क्लास में जाओगे 11th 12th, अगर आप 11th में 12th में जब जाओगे या अगले जब भी इस टॉपिक को पढ़ोगे न्यूक्लियर एनर्जीज के बारे में, तो आपको ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी कैसे ये रोल प्ले कर रहा है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो अगर अगला जो टॉपिक है बहुत छोटा सा टॉपिक है, पावर। क्या होता है पावर, इसे समझते हैं पहले। इसका डिफिनीशन होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज rate of doing work। रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब कि एक यूनिट टाइम में कितना वर्क हो रहा है, या फिर बेसिकली अगर इसका फार्मूला बोल दिया जाए तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू W/T। अब आपके सामने ऐसे भी टर्म आ सकता है कि सर एवरेज पावर क्या होता है, इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है। तो जैसे हम लोग पिछले अपने क्लास में या पिछले चैप्टर्स में जब आपने मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ा होगा, तो वहां पे एवरेज वेलोसिटी, एवरेज डिस्टेंस, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज डिस्टेंस का पढ़ा था। सिमिलरली वही प्रोसेस। तो चलिए मैं आपको एवरेज पावर का भी बताता हूँ, फिर मैं इसके बाद एक साथ आपको इसका यूनिट्स के बारे में बताएंगे कि क्या होती है इसकी यूनिट, फिर कुछ फॉर्मूले जो है उसको बताया जाए। इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क, P इज इक्वल टू W/T। अब हम लोग चलते हैं एवरेज पावर को डिफाइन करते। छोटे छोटे ये टॉपिक्स हैं। एवरेज पावर क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ वर्क डन इन गिवन टाइम इंटरवल। इसका मतलब क्या हुआ, इसको मैं PAV से लिख रहा हूं। P एवरेज इज इक्वल टू W/Δt। मान लेते हैं कि T1 से T2 टाइम के बीच में अगर W वर्क किया गया, तो इस केस में एवरेज पावर क्या हो जाएगी, P एवरेज इज इक्वल टू W/Δt। क्लियर? पावर का मतलब सिंपली उसका डेफिनेशन P इज इक्वल टू W/T। एवरेज पावर का मतलब ये हो गया कि आप सिंपल ऐसे समझो कि एक ड्यूरेशन में कितना वर्क हो रहा है, कितना पावर लग रहा है। तो एक ड्यूरेशन में, जैसे हमने Δt टाइम इंटरवल लिया, ये एक ड्यूरेशन हो गई, इसमें वर्क लग रहा है W, तो यहाँ पे एवरेज जो पावर होगी W/Δt हो जाएगी। क्लियर? अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो है इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जहां भी इंस्टेंटेनियस आ जाए आप ऐसे समझिए कि जो भी क्वांटिटी दिया है, जैसे यहाँ पे पावर है तो क्या बोलेंगे इसको कि ये पावर एट अ गिवन इंस्टेंट, जिस पॉइंट पे बात करिए उस पॉइंट पे कितनी पावर है, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस पावर से डिनोट किया जाता है। इट इज डिफाइंड एज पावर एट एन इंस्टेंट। अब ये इंस्टेंटेनियस पावर, अब इसका नोटेशन कैसे आता है, तो हम लोग इसको P इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ W विथ रिस्पेक्ट टू dt। कई जगह आप ऐसे भी देखेंगे, क्योंकि हमने आपको जब आपने ये पढ़ा होगा, और मेरा भी जब आपने डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, तो वहां पे आपने ये चीज देखा होगा कि लिमिट Δt टेंड्स टू 0, Δw/Δt, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, dW/dt। अगर हमारा जो टाइम इंटरवल है बहुत छोटा हो, यानी एवरेज पावर को ही एक पर्टिकुलर केस है जब हम लोग इसको इंस्टेंटेनियस पावर बोलते हैं। क्या केस है वो, कि जब हमारा टाइम इंटरवल बहुत छोटा 0.00 ऐसे बहुत छोटा मान सकते हो, 0.00001, उस केस में क्या होती है, जो हमारा एवरेज पावर होता है वो हमारा इंस्टेंटेनियस पावर होता है। उसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है कि लिमिट Δt टेंड्स टू 0, Δw/Δt इज इक्वल टू P। क्लियर? और इसको हम लोग
जब डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखते हैं तो P इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई टी। क्लियर है? तो ये हमारे पास फार्मूला आता है इंस्टेंटेनियस पावर का। अब हम लोग आगे बढ़ने से पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमें पता है वी नो वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू डी आर या एफ इंटू आर, ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर? और हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ, हमें पावर निकालना है। P इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी, ये हमें पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, W की वैल्यू यहाँ पे पुट अप। तो P इज इक्वल टू डी एफ आर डी टी। तो P क्या आ जाएगा हमारा, मान लेते हैं कि फोर्स जो लग रहा है वो कांस्टेंट फोर्स है, तो F बाहर आ जाएगी डी आर बाई डी टी इफ फोर्स इज कांस्टेंट। इफ, यहाँ पे याद रखना है आपको, ध्यान रखना है ये, इफ फोर्स इज कांस्टेंट। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के बाहर आ जाएगी, यहां से कांस्टेंट हम बाहर आ जाएगा। और डेरिवेटिव ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू डी, हमने यहाँ पे आर लिखा है या फिर, हाँ आर लिखा है। आर मतलब यहाँ से डिस्टेंस का मतलब समझिए, ठीक है। तो डी आर बाई डी टी क्या हो जाएगा हमारा, भी, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, v इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी, डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो P का फार्मूला क्या आ गया, P इज इक्वल टू एफ इंटू भी, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो बेसिकली आपको ये तो याद रखना है P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, उसके साथ साथ आप ये भी याद रखिए P इज इक्वल टू एफ इंटू भी। अब हम लोग आते हैं इसकी एसआई यूनिट पे, एसआई यूनिट ऑफ पावर या फिर यूनिट ऑफ पावर, फिर उसके अंदर हम लोग अलग अलग यूनिट्स को देखेंगे। यूनिट ऑफ पावर, तो इसका जो फर्स्ट यूनिट है वो होता है वाट। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है वाट, ठीक है। पावर है, जैसे नहीं बोलते हैं कितना पावर है, कितना वाट, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हो कि कोई बोले कितना पावर है, वाट लगा देंगे, तो ऐसे क्या बोल, ऐसे कैसे याद रख सकते हैं कि चलो भाई वाट लगा देंगे तो पावर से रिलेटेड हो गया, यानी यूनिट ऑफ पावर क्या हो जाएगी, वाट। ऐसे आप याद रख सकते हो। और भी बहुत सारे ट्रिक है, आप अपना ट्रिक बना सकते हो। तो ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या हो गई, वाट हो गई। इसका एक और यूनिट होता है 1 हॉर्स पावर। तो इसको हम लोग एचपी से डिनोट करते हैं। 1 एचपी इज इक्वल टू 746 वाट। 1 हॉर्स पावर होती है, अगर उसको वाट से रिलेट किया जाए, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। तो यहाँ पे एचपी को मैं लिख देता हूँ, इसको हम लोग पढ़ते हैं हॉर्स पावर, हॉर्स पावर। क्लियर? और एक इसका इंपॉर्टेंट यूनिट है 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर। अब इसको कई बार क्या ये पूछ लेता है कि इसका आप कन्वर्ट करके बताइए कि इसकी एनर्जी कितनी होगी। एक्चुअली में ये पावर का यूनिट तो नहीं है, ये एनर्जी का यूनिट है, और हमने शायद इसको एनर्जी के टर्म में देखा भी था। तो ये वाट से आती है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, वाट पावर का टर्म हो गया, आवर टाइम का टर्म हो गया, तो कैसे ये रिलेट होकर हमें एनर्जी का फार्मूला देती है। तो 1 किलोवाट आवर अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो क्या हो जाएगा, ये 1000 वाट इंटू 1 आवर, क्योंकि 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है, और 1 आवर में क्या होगा 3600 सेकेंड, और ये 1000 इंटू 3600 क्या हो जाएगा, वाट सेकेंड आएगी। और पावर का यूनिट हमने क्या देखा था, P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, और फिर हमने पावर का यूनिट देखा था W, और T से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, ये वर्क का यूनिट आ जाएगा। तो यानी वर्क यूनिट क्या हो जाएगी, जूल होगी। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल। तो इस तरह से हम लोग पावर का यूज कर, पावर के यूनिट का यूज करके, और उसमें टाइम का भी पैरामीटर इन्वॉल्व होता है, क्योंकि P इक्वल टू हम लोग W बाई टी लिखते हैं। तो अगर हम लोग T से मल्टीप्लाई कर दें तो W क्या आ जाएगा, PT आ जाएगी। तो उसी का यहाँ पर एप्लीकेशन है। तो कई बार आप देखते होंगे कि एक यूनिट, जैसे बिजली वगैरह का बिल जो आता है तो वो भी किलोवाट आवर से आती है, जिसको हम लोग एक यूनिट बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पावर्स के टर्म में क्या चीजें होती है उस चीज के बारे में। तो चलिए एक बार इसको देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं, फिर उसके ऊपर, उसके बाद हम लोग इसके ऊपर एक क्वेश्चन लगाएंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पावर क्या होता है, पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, इसका एक फार्मूला होता है, ये हमें याद रखना है। इसको मैं बॉक्स के अंदर कर ले रहा हूँ, P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। उसके बाद हमने एवरेज पावर की बात। एवरेज पावर क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ वर्क डन इन गिवन टाइम, कि कितना हमारा वर्क डन हुआ एक गिवन टाइम इंटरवल में, उसको हम लोग एवरेज पावर बोलते हैं। नेक्स्ट हमने देखा इंस्टेंटेनियस पावर।
इट इज डिफाइंड एज पावर एट एन इंस्टेंट। क्या होता है इसका फॉर्मूला? P इज इक्वल टू dw/dt। इसको सिंप्लीफाई करने पर हमने W की वैल्यू F.R रखा, फिर इसको सिंप्लीफाई किया तो हमें पावर की वैल्यू आई F.V, अगर F कांस्टेंट फोर्स एक्ट हो रही है। तो हमने यहाँ पे तीन तरह के पावर देखे, एक तो पावर, फिर सेकंड हमने एवरेज पावर देखा, फिर हमने इंस्टेंटेनियस पावर देखा। उसके बाद हम लोग इसके यूनिट्स के बारे में बात कर रहे थे कि क्या होती है इसकी यूनिट। तो ये सारी यूनिट जो होती है वो वाट होती है। तो इसको आप एक ट्रिक से याद रख सकते हो जो मैं यूज करता हूँ कि जैसे नहीं बोलते हैं कि हाँ वाट लगा देंगे, वाट लगाने का मतलब पावर से रिलेटेड आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद एक और इसकी यूनिट होती है हार्स पावर। तो हार्स पावर, एक हार्स पावर में 746 वाट होती है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर थर्ड तो इसकी एक यूनिट है 1 किलोवाट आवर की। एक्चुअली में यूनिट बहुत ज्यादा कमर्शियली यूज होती है, जिसको मैंने आपको बताया। तो एक्चुअली ये पावर का आपका यूनिट नहीं है, ये एनर्जी का ही यूनिट है पावर्स के यूनिट के टर्म में, जिसको हम लोग 1 किलोवाट आवर बोलते हैं। और इसको सिंप्लीफाई करने पे 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। तो ये यूनिट बहुत ज्यादा यूज होती है, इसलिए मैंने इसको आपको बताया। और मैंने इसको आपको एनर्जी के टर्म में, जब एनर्जी वाला वर्क और एनर्जी के बारे में जब मैं बता रहा था ये साइन यूनिट के बारे में, तो वहां पर भी मैंने इसको डिस्कस किया था। क्लियर? तो ये हमारे पावर्स के टॉपिक्स के बारे में था कि क्या होती है पावर, क्या होती है एवरेज पावर, क्या होती है इंस्टेंटेनियस पावर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस को देखते हैं कि हम लोग क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं इस केस में। तो चलिए मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूं। एन elevator can carry a maximum load, can carry a maximum load can carry a maximum load of 1800 kg elevator plus passenger। यानी जो ये वेट है वो एलिवेटर और पैसेंजर दोनों का मिक्स करके वेट है, यानी दोनों का वेट मिला के मैक्सिमम 1800 का वेट कैरी कर सकता है पैसेंजर्स, ठीक है। is moving up with constant speed of 2 meter per second। the frictional force opposing the motion is 4000 Newton। determine the minimum power delivered by the motor to the elevator in watt। क्या बोल रहा है क्वेश्चन को समझते हैं। एक एलिवेटर है हमारे पास, ये मान लेते हैं कि ये एलिवेटर है, ठीक। तो इसकी कुछ कैपेसिटी होगी, ये ऊपर जा रहा होगा, ये मान लेते हैं ये यहाँ से रोल हो रहा है ये, ठीक है। इसका जो भी सिस्टम है, ये हमारा ग्राउंड है। तो इसकी मैक्सिमम जो कैपेसिटी है वो कितनी सी कैपेसिटी है, मैक्सिमम ये 1800 होल्ड कर सकता है, ठीक है। तो आप ऐसे समझो कि ये प्रॉब्लम है, आपके पास टास्क दिया गया है कि एक आपके पास एलिवेटर है, तो कितनी पावर आप सप्लाई करोगे ताकि ये जो एलिवेटर है ये वर्क करे। तो इसका जो स्पीड है, कितने स्पीड से ये ऊपर जा रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 2 मीटर ऊपर जा रहा है। और इस पे जो अपोजिंग फोर्स है, यानी इसकी फ्रिक्शन की वजह से, जो जैसे ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा, इस यहाँ पे लगेगी फ्रिक्शन, जो भी ये रोप वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके मोशन को अपोज करेगा। तो अगर ये ऊपर की तरफ जा रही है तो जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी वो किधर लगेगी, नीचे की तरफ लगेगी। अगर हम लोग ये पार्टिकुलर केस ले लेंगे है ये मूविंग अप, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मूविंग अप। इफ मूविंग अप तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगी, एफएस, नीचे की तरफ। तो हमें ये पता करना है कि मिनिमम पावर कितना डिलीवर करना होगा इस एलिवेटर को ताकि ये वर्क कर सके। तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना होगा कितना इसमें फोर्स एक्ट हो रहा है। तो एक तो फ्रिक्शनल फोर्स, अगर हम लोग इस सिस्टम को देखा जाए तो एक तो एफएस नीचे की तरफ लग रही है और इसके वेट की वजह से एक फोर्स लगेगी नीचे की तरफ। इन दोनों को सम अप कर दिया जाए तो टोटल फोर्स पता चल जाएगा कि कितना लग रहा है नीचे की तरफ। तो चलिए फाइंड करते हैं। द डाउनवर्ड फोर्स, the net downward force on the elevator is क्या है, एक तो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स
प्लस और क्या हमारा वेट ऑफ द एलिवेटर, जो भी ये इसका वेट दिया हुआ है उसके इक्वल, ठीक है, वेट ऑफ एन एलिवेटर। तो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे कितना दिया हुआ है हमारा, फ्रिक्शनल फोर्स दिया हुआ है 4000 न्यूटन, तो हम लोग क्या लिखेंगे 4000 न्यूटन। और वेट का फार्मूला क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मास तो हमारा दिया हुआ है 1800 केजी, ठीक है, और ग्रेविटी की वैल्यू हमने ले लिया 10 कंसीडर कर लिया, जी की वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ, टेक जी इज इक्वल टू 10। तो इसको सिंप्लीफाई करने पे हमें क्या मिलेगी, 4000 प्लस 18,000 इज इक्वल टू 22,000। क्लियर है। अब यानी हमारे पास नेट डाउनवर्ड फोर्स कितनी लग रही है, 22,000 लग रही है। और हमें क्या निकालना है, और हमें वेलोसिटी दी हुई है 2 मीटर पर सेकंड से ये ऊपर की तरफ जा रही है। तो हमने एक फार्मूला निकाला था, पावर का एक फार्मूला हमने यहाँ पे डिराइव किया था कि पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, यानी कि फोर्स कितना लग रहा है और वेलोसिटी कितनी दी हुई है, उनका मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए तो पावर आ जाती है। तो हमें यहाँ पे फोर्स तो दिया हुआ, नेट फोर्स कितना लग रहा है 22,000, और वेलोसिटी दी हुई है 2 मीटर पर सेकेंड। तो पावर निकाल सकते हैं क्या, पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू वेलोसिटी, यानी 22,000 इंटू 2, जो कि आ गया हमारा 44,000। और ये किस में आएगी यूनिट इसकी, वाट में, क्योंकि हमारा फोर्स भी एसआई यूनिट में, वी भी एसआई यूनिट। यानी इतनी जो एनर्जी है, इतना जो पावर है, ये तो नेट डाउनवर्ड फोर्स, यानी ये नीचे की तरफ लग रही है, यानी इतना अगर सप्लाई किया जाए मोटर के द्वारा तो ये चीजें बैलेंस हो सकती है। यानी इसको बैलेंस करने के लिए द मोटर मस्ट सप्लाई इनफ पावर टू बैलेंस दिस, यानी इस जो फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है 22,000 का, इसको बैलेंस करने के लिए मोटर को कितनी एनर्जी सप्लाई करनी है, 44,000। क्योंकि देखिए बेसिकली आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि सर यहाँ फोर्स तो नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स, तो यहाँ पे कुछ साइन का नहीं आएगा। तो देखिए बेसिकली हमें यहाँ से ये देखना है कि अगर ये फोर्स नीचे की तरफ लग रही है तो कितनी पावर, इसके वजह से कितना पावर आएगा 44,000, और इसको बैलेंस करने के लिए जो मोटर को सप्लाई करनी होगी पावर, वो एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए 44,000 होनी ही चाहिए पावर, तब जाके ये पावर जो है जो मोटर के द्वारा दी जाएगी इस नेट फोर्स को जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है इसको बैलेंस करता है। क्लियर। तो क्या लिखेंगे, 10 पावर सप्लाई बाय मोटर इज पावर, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, दस टोटल 44,000 watt power must be supply by motor। अब देखिए यहाँ पे मैंने टोटल लिखा, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि मिनिमम इतना होना चाहिए, इससे ज्यादा है तो अच्छी बात है, ठीक है। तो टोटल, या फिर ये मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ मिनिमम, ताकि आपको चीजें समझ में आए कि मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि आज के सेशन में क्या पढ़ा हमने। सबसे पहले हमने पिछले क्लास का कॉन्सेप्ट रिवाइज किया कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है इक्विलिब्रियम पोजीशंस पे मैक्सिमम होती है और एक्सट्रीम पॉइंट पे जीरो होती है, और सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पॉइंट्स पे क्या होती है, मैक्सिमम होती है, और इक्विलिब्रियम पॉइंट्स पे ये पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। फिर हमने इसके ऊपर एक एग्जांपल देखा कि एक कोई कार है किसी स्प्रिंग से जब स्ट्राइक टकराती है और इसको एक्सट्रीम पॉइंट तक कंप्रेस कर देती है, तो इसका कंप्रेशन फाइंड किया हमने। यहाँ पे हमने इस कॉन्सेप्ट का यूज किया कि हाँ इसका जो कंप्रेशन होगा वो कार का जो काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हुई हो। फिर हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़े कि क्या होता है ये, कि तो इसमें हमने देखा दो चीज कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड एंड एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। और इस कॉन्सेप्ट का यूज आप हर एक सेक्टर में देख सकते हो। जैसे हमने एक हीट एनर्जी का कॉन्सेप्ट देखा कि वहां पे कैसे यूज हो रहा है, फिर हम लोग केमिकल एनर्जी में देखे, फिर हम लोग प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जो न्यूक्लियर एनर्जी, जैसे न्यूक्लियर बम जो ह्यूमन के द्वारा सबसे खतरनाक बम बनाया गया है, वहां पे भी इस कॉन्सेप्ट का यूज हुआ। फिर उसके बाद हमने पावर्स के बारे में पढ़ा, पावर के 3 अलग अलग टर्म, जैसे एवरेज पावर क्या होता है, इंस्टेंटेनियस पावर, फिर पावर के बारे में। फिर वहां से हमने एक फार्मूला भी डिराइव किया, P इक्वल टू F इंटू V, और एक फार्मूला होता है P इक्वल टू W/T। फिर हमने इसके पावर के यूनिट्स के बारे में देखा, इसका SI यूनिट वाट होता है। फिर इसका 1 हॉर्स पावर एक दूसरी यूनिट जो होती है, 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होती है।
फिर उसके बाद हमने देखा कि एक एनर्जी के टर्म्स, एनर्जी का जो यूनिट है जूल, उसको कैसे हम लोग पावर के यूनिट के टर्म्स में दे सकते हैं, जो कि हमारा कमर्शियल बहुत ज्यादा जो यूज होता है 1 किलोवाट आवर, ये कमर्शियल पर्पज के लिए यूज होने वाला यूनिट है, जिसको हम लोग कई बार ऐसे बोलते हैं कि हाँ 1 यूनिट बिजली बिल, कितने यूनिट बिजली बिल आया। तो वैसे ही ये टर्म्स जो होते हैं, 1 यूनिट मतलब 1 किलोवाट आवर से आप दे सकते हो। ठीक है। फिर हमने इसके ऊपर पावर के ऊपर एक एग्जांपल किया कि कैसे एक एलिवेटर मूव कर रहा है तो कितनी पावर मोटर से सप्लाई करनी चाहिए ताकि हमारा एलिवेटर वर्क करे। तो फिर अगले टॉपिक में हम लोग कोलिजन्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है कोलिजन्स। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।